नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने पिछले सेशन में संस्कृत ड्रामा इस श्रृंखला को शुरू कर चुके हैं और इसके अंतर्गत एक लेक्चर भी हमने आयोजित किया है। हमने जाना है कि संस्कृत ड्रामा है क्या। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रामा के यानी नाटक के प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से तकनीकों की सहायता से एक ड्रामा की संरचना की जाती है और फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनके माध्यम से हमें लगातार पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध होती है और संस्कृत ड्रामा जिसमें आप सभी रुचि रखते हैं, आप इस सीरीज़ के माध्यम से ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों में, अपने कार्य में इसे शामिल कर पाएंगे। इस बात की हम कामना करते हैं। तो आइए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का। डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, संस्कृत नाटक की इस द्वितीय श्रृंखला में बस नाटकीय उत्साह से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज का विषय हमारा मूल रूप से इसके प्रकार और इसके संरचनाओं को लेकर के है। हमने अपनी पिछली श्रृंखला में वस्तुतः नाटक क्या होता है, नाटक का प्रभाव जनमानस पर किस प्रकार है, नाटक में कवित्व क्या होता है, इन विषयों की चर्चा की थी। आज हम नाटक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किन किन तत्वों को मिलकर के एक नाटक का निर्माण होता है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह आवश्यक रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वे कवि और काव्य की सहजता को छीन लेते हैं। वस्तुतः काव्य एक ऐसा एक स्फुरण है, एक मानव हृदय से निकला हुआ एक ऐसा उद्गार होता है जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होना चाहिए कि काव्य को इस तरह से लिखा जाना चाहिए। हाँ, यह आवश्यक है कि काव्य में मर्यादा का पालन हो, यह आवश्यक है कि कार्य कविता के माध्यम से समाज में किसी प्रकार का बिखराव उत्पन्न ना हो। लेकिन यदि हम यह कह दें कि काव्य ऐसा होना चाहिए, काव्य में ये तत्व डाले जाने चाहिए, तब वो काव्य कृत्रिम होता है। इसीलिए मैं लक्षण ग्रंथों का बहुत अधिक समर्थन नहीं करता। लेकिन चूंकि यह एक प्रकार, एक विकास, एक शास्त्रीय परंपरा का अंग है, इसलिए इसे भी समझना आवश्यक है कि जब समीक्षक नाटकों की आलोचना करते हैं, नाटकों की समालोचना करते हैं या नाटकों की समीक्षा करते हैं या उन नाटकों में नाट्य तत्वों को लक्षित करते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि उन तत्वों को जानना कि वे क्या क्या लक्षण होते हैं, नाटक में क्या क्या तत्व होते हैं और किन किन तत्वों के निर्माण से एक श्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट नाटक का निर्माण होता है। सर्वप्रथम हम नाटक के प्रकारों की चर्चा करते हैं। यद्यपि इसका उल्लेख ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति न्याय से हम कई बार पहले कर चुके हैं, लेकिन पुनरपि आज हम सविशेष उसको लक्ष्य बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और तदनुसार अगर हम कहें तो नाटक को कहने के लिए रूपक शब्दोच्चरित होता है। अगर काव्य विधात्मक दृष्टि से देखें, जैसे महाकाव्य होता है, गद्य काव्य होता है, गीति काव्य है, नीति काव्य है, तो उसी प्रकार से नाट्य काव्य है। और उस नाट्य काव्य, जिसे कि दृश्य काव्य भी कहा जाता है, उस दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं रूपक और एक है उपरूपक। और रूपक का प्रथम भेद ही नाटक है और यह नाटक इतना प्रसिद्ध है, लोगों में इतना प्रधान बन जाता है यह नाटक कि कारणवश समग्र रूपकीय विधा को हम लोग नाटक ही कह बैठते हैं। अस्तु, तदनुसार ये नाटक के जो भेद हैं वे भेद 10 माने गए हैं और वे भेद हम अगर सिलसिलेवार से जानें क्रमशः किस प्रकार हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो ये भेद हैं नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और ईहा मृग। मित्रों, इसमें से 3 ऐसी विधा है जिनसे हम आप लोगों का सामान्य रूप से परिचय है, भले ही वह परिचय नाम से नहीं हो। जैसे प्रकरण है,
हम प्रकरण नाम बहुधा प्रयोग में नहीं लाते, हम प्रकरण को भी नाटक ही कह देते हैं। लेकिन फिर भी प्रकरण एक विधा है जो दूसरी विधा है, नाटक जान ही रहे हैं। और एक शब्द है, एक नाट्य विधा है प्रहसन। प्रहसन का भी हम नहीं और कुछ तो हिंदी के माध्यम से इसका प्रयोग पाते हैं, इस शब्द को जानते हैं। और प्रहसन शब्द सुनने मात्र से ही लगता है कि यह कहीं हास्य व्यंग्य का विषय हो। अस्तु, हम यहाँ पर सविशेष प्रधान रूप से दो विधाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें एक है नाटक और दूसरा है प्रकरण। प्रकरण की जब चर्चा की तो प्रकरण के उदाहरण हम आप जरूर जान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो शायद उसे एसोसिएशन बना पाना आसान होगा। और तदनुसार मृच्छकटिकम संस्कृत काव्य विधा का सर्वाधिक प्रकरण ग्रंथ है। अब मृच्छकटिकम प्रकरण क्यों है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सर्वप्रथम नाटक को देखते हैं। नाटक के विषय में, नाटक के संदर्भ में, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि प्रधानता के कारण रूपक की सारी विधाओं को हमने नाटक नाम दे दिया। रूपक में प्रधानता के कारण, चूंकि नाटक सर्वप्रधान है। अब नाटक सर्वप्रधान क्यों है, तो उस संदर्भ में एक लक्षण हमारे सामने प्राप्त होता है जो दशरूपक कार ने दशरूपक में दिया है। और वो लक्षण है प्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वाच्च पूर्वम नाटकमुच्यते। दो शब्दों पर हम ध्यान दें इसमें। एक है संपूर्ण लक्षणत्वात्, अर्थात जो नाटक में जिन जिन चीजों की संभावना होती है, नाटक में हमें जिनकी अपेक्षा होती है, नाटक में वे सारे लक्षण घटित हो जाते हैं। अभी हमने लक्षण की चर्चा नहीं की है, इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह किस लक्षण की ओर ये बातें कही जा रही है। हम यहां पर लक्षण का सहज और सरल और सामान्य अर्थ ले रहे हैं कि हमारी जो भी आवश्यकता होती है, हमारी जो भी अपेक्षा होती है, वे सारे इस नाटक में हमें दिखाई देते हैं, इसलिए। और दूसरा रस परिग्रहात, जो रस का संपोषण है, रस का आविष्करण है, या कवि जो रस चातुरी उत्पन्न करते हैं, इस नाटक के माध्यम से अत्यंत सरलता से यह चातुरी उत्पन्न की जाती है। इसलिए नाटक जो है सर्वप्रधान माना जाता है। और सर्वप्रधानता के कारण, जैसा कि मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, कि नाटक के किसी भी भेद को हम नाटक ही कह देते हैं। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक रूपक ग्रंथ है, रूपक भी ना कहें, एक दृश्य काव्य है, वह है विक्रमोर्वशीयम। अब विक्रमोर्वशीयम अगर आप किसी से भी पूछें कि महाकवि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की, तो उन्मुक्त भाव से सभी कह बैठते हैं 3 नाटकों की रचना की। लेकिन अगर पैनी दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो महाकवि कालिदास ने 2 ही नाटकों की रचना की है। और वे दोनों नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। विक्रमोर्वशीयम दृश्य काव्य विधा के अंतर्गत नाटकीय श्रेणी में नहीं है, बल्कि उपरूपक, जिसके कि 18 भेद हैं, उन उपरूपकों में से एक उपरूपक है त्रोटक। तो वो त्रोटक नामक विधा जो है वो विक्रमोर्वशीयम है। लेकिन मान्य परंपरा में, लोक परंपरा में, लोक व्यवहार में हम विक्रमोर्वशीयम को ही नाटक ही कह बैठते हैं, वह इसलिए कि नाटक सर्वजन विख्यात है। अब पाएं कि नाटक के लक्षण क्या क्या होते हैं, नाटक के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। पुनः मैं आप लोगों को इस विषय में चर्चा करूंगा कि कवि जब नाटक लिखते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि इन लक्षणों के वशीभूत हों। हाँ, आधुनिक कवि जरूर इन लक्षणों की चर्चा करते हैं, इन लक्षणों की परिधि में अपने को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सहज कवि होते हैं, जो सहज नाटककार होते हैं, या जो पूर्ववर्ती नाटककार हैं, जैसे धनंजय आदि ने जब दशरूपक आदि की रचना की है, तो उस समय दशरूपक आदि कालिदास के समय ये लक्षण ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। तदनुसार महाकवि कालिदास ने दशरूपक कार के लक्षणों को पढ़कर के काव्य की रचना नहीं की होगी। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि तदनुसार कि क्या क्या नाटक के लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम है, नाटक का जो कथानक है वह प्रसिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध शब्द पुनः अपने आप में कई सारे अर्थों को लेकर के आता है। प्रसिद्धि कई प्रकार से होती है, लोक प्रसिद्धि भी है, लेकिन यहां पर सविशेष जो है इतिहास प्रसिद्धि और पुराण प्रसिद्धि जो है वो अनिवार्यता है।
अर्थात नाटक के जो कथानक होते हैं, नाटकीय कथा वस्तु है, उसका उद्गम, उसका स्रोत कहीं ना कहीं इतिहास और पुराण पर आधारित है। पुनः यहाँ देख लें कि यहाँ इतिहास का क्या तात्पर्य है। इतिहास का तात्पर्य है महाभारत आदि, रामायण, महाभारत, पुराण, इन ग्रंथों के जो प्रसिद्ध कुछ अंश होते हैं, उन अंशों को आधार बनाकर कवि लोग कालांतर में काव्य का निर्माण इन्होंने किया, नाटकों का निर्माण किया, और तदनुसार ये लक्षण बन गया कि काव्य में जो कथानक है वह इतिहास, पुराण आदि पर आधारित हो, और यह इतिहास पुराण पर आधारित होने के कारण कथानक प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर रामचरितम है भवभूति का, रामायण पर आधारित है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उनके 3 या 4 स्रोत माने जाते हैं, और वे स्रोत कहीं ना कहीं शकुंतला जो है उपाख्यान प्राप्त होता है वैदिक साहित्य में, हम उसको मानते हैं। महाभारत में शकुंतला को मानते हैं, पद्म पुराण में अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी प्राप्त होती है, और एक बौद्ध ग्रंथ है कट्ठहारी जातक, तो वहां पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है। अस्तु, कालिदास से पूर्व जो 4 प्रमुख साहित्य है, उन प्रमुख साहित्यों में महाभारत में और पुराण में और कट्ठहारी जातक में और वैदिक साहित्य में ये कथाएं प्राप्त होती है। लेकिन जो लक्षण है उस लक्षण में यह घटित प्रतीत होता है, क्योंकि महाभारत और पुराण इन दोनों में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा पाई जाती है, और उन्हीं अंशों का परिवर्धन महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। दूसरा लक्षण हम देखते हैं कि नायक स्वाभाविक रूप से है, जब किसी वृहत काव्य की परिकल्पना की जाती है तो उस काव्य में नायक और नायिका समवेत रूप में प्राप्त होते हैं। अपवाद हैं, कई ऐसे काव्य हैं, कई ऐसे नाटक हैं जिनमें नायिकाएं नहीं होती है, लेकिन सामान्य रूप से इस प्रकार नहीं देखा जाता, बल्कि कोई भी काव्य विधा हो, चाहे वो महाकाव्य हो, चाहे नाट्य काव्य हो, चाहे गद्य काव्य हो, इनमें उपन्यास हो, इनमें नायक और नायिकाएं होती है। तो तदनुसार नायक जो होना चाहिए वो किसी विख्यात वंश में उत्पन्न राजा हो, कोई अन्य चरित्र हो, तो ऐसे जो हैं वो नायक होना चाहिए। तदनुसार राम, कृष्ण आदि की तरह वो दिव्य हो सकते हैं, तो ऐसे चरित्र काव्य के नायक होते हैं। पुनः हम अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में देखें, ध्यान रहे अभिज्ञान शाकुंतलम का उल्लेख इसलिए मात्र कर रहा हूं क्योंकि इससे प्रायशः सारे पाठकों का परिचय होता है। दुष्यंत और शकुंतला को सभी जानते हैं, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के जो उदाहरण हैं वे ग्राह्य होते हैं। तो दुष्यंत जो कि प्रख्यात वंश उत्पन्न है, तो इस प्रकार से पौरव, बार बार उनके लिए संबोधन किया जाता है, पुरुवंशी राजा हैं, चंद्रवंशी राजा हैं। तो इस तरह से दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, और ये नायक प्रख्यात वंश का होता है। तीसरा लक्षण हम पाते हैं कि ये जो नायक होते हैं ये नायक 4 प्रकार के होते हैं, तो उन चारों प्रकारों में से कोई एक नायक होना चाहिए। और ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। हम फिर से इसे समझें। सब में एक शब्द है धीर जो कॉमन है, और तदनुसार नायक की प्रकृति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार वो नामकरण बदलते चले जाते हैं। धीरोदात्त, उदात्त गुण से युक्त होने चाहिए। यद्यपि है नहीं, लेकिन काव्य समीक्षकों ने दुष्यंत को धीरोदात्त नायक माना है। मैंने पहले ही टिप्पणी कर दी है कि दुष्यंत धीरोदात्त नायक नहीं है, लेकिन काव्य समीक्षक उन्हें बहुधा धीरोदात्त की कोटि में लेते हैं। दूसरे प्रकार के नायक हैं धीर ललित। आप लोगों ने स्वप्न वासवदत्तम का नाम सुना होगा, उदयन और वासवदत्ता का नाम सुना होगा। तो उदयन नामक जो नायक है स्वप्न वासवदत्तम का, वह धीर ललित नायक है। उसके विषय में कहा ही जाता है, निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सखी मृदुः। ये बड़े ही एक रोमांटिक होते हैं, प्रेम निष्ठ यह राजा होता है। राज्य, शासन, तंत्र, प्रबंध आदि पे इनका ध्यान कम होता है, लेकिन प्रेम में ये बहुधा निमग्न दिखते हैं। वीणा वादन आदि में ये प्रवीण, वाद्य यंत्रों को बजाने में ये प्रवीण माने जाते हैं, कलाओं में ये निपुण होते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के नायक हैं धीर ललित, और स्वप्न वासवदत्तम का नायक उदयन धीर ललित नायक है। तीसरा प्रकार है धीर प्रशांत। मित्रों, हम जब चारों प्रकार के नायकों की चर्चा कर रहे हैं तो इसे केवल नाट्य मात्र संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीर प्रशांत नायक सामान्यतया
धीर प्रशांत नायक सामान्यतया क्या होते हैं कि वो एकदम सरल, मृदु और शांत स्वभाव के होते हैं, जिनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता। तदनुसार मृच्छकटिकम के चारुदत्त को धीर प्रशांत नायक माना जाता है। लेकिन आपका प्रश्न हो सकता है कि मृच्छकटिकम तो नाटक है नहीं, मृच्छकटिकम तो प्रकरण है, तो इसलिए ये कथन करना कैसा समीचीन, उदाहरण ये कैसा है। लेकिन जब हम नायकों की चर्चा करते हैं तो ये केवल नाटकीय संदर्भ में नहीं, बल्कि रूपक की जितनी भी विधाएं हैं उन सारी विधाओं के जो नायक होंगे वे नायक किसी न किसी रूप में इसी 4 प्रकार के नायकों की श्रेणी में परिगणित तो होंगे। इसलिए यहां पर हमने चारुदत्त का उदाहरण दिया धीर प्रशांत के क्रम में, धीर प्रशांत की शैली में। चौथा उदाहरण धीरोद्धत। उद्धत शब्द उच्चारण मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक खलनायक की ओर तो नहीं संकेत है, नहीं। अगर प्रतिनायक या खलनायक की ओर संकेत होता तो धीरोद्धत नायकों के प्रकार में परिगणित नहीं होता। लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम धीरोद्धत नायक कहां देखें। वेणी संहार का नायक भीम धीरोद्धत कोटि का नायक है। या इसी प्रकार अगर आप पौराणिक कथाओं से भिन्न चाणक्य को देखें, जो कि मुद्रा राक्षसम का नायक है, हम उसे धीरोद्धत की श्रेणी में रख सकते हैं। विवाद का विषय हो सकता है, कोई इसे धीरोदात्त भी कह सकते हैं चाणक्य को। लेकिन मुद्रा राक्षसम के परिदृश्य में जिस प्रकार का चाणक्य का व्यवहार देखा जाता है, आत्मगौरव से युक्त होता है, घमंडी है, किसी को अपने सामने आदर नहीं देने वाला, यहां तक कि राजा चंद्रगुप्त तक को भी तिनके के समान समझने वाला, तो इस प्रकार का जो जिस नायक में गुण होता है वो धीरोद्धत कोटि में आता है। और तदनुसार चाणक्य को, कौटिल्य को, मुद्रा राक्षसम के चाणक्य और कौटिल्य को धीरोद्धत कोटि का नायक माना जाता है। नाटक के ही लक्षण में एक अन्य लक्षण है रस को लेकर के। यद्यपि साहित्य दर्पण में नाटक में अंगी रस किसे होना चाहिए उसको लेकर के विधान किया गया है, और तदनुसार यह कथन प्राप्त होता है कि एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एववा। दूसरे शब्दों में नाटक में एक ही अंगी रस होना चाहिए, और वो या तो श्रृंगार हो या वीर हो। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि इस प्रकार के लक्षण में अगर हम काव्य को बांध दें तो काव्य की स्वतंत्रता छिन जाती है, क्योंकि कालांतर में कई ऐसे नाटक लिखे गए जिनमें श्रृंगार और वीर नहीं है अंगिरस, फिर भी वो नाटक सर्वाधिक सफल हुए हैं। इसीलिए केवल श्रृंगार और वीर मात्र कह करके हमें नाटक की सीमा को सीमित नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहां पर सजेशन है कि कवि अपनी प्रतिभा के अनुसार काव्य में रस का सन्निवेश करता है, और तदनुसार वे काव्य के उस अंगी रसत्व की एक नूतन व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण के लिए उरुभंगम है, और हमारे सामने उदाहरण के लिए उत्तर रामचरितम है। यद्यपि उत्तर रामचरितम का अंगी रस क्या है यह विवाद का विषय है, और कभी जब चर्चा हम उत्तर रामचरितम मात्र पर करेंगे तो हम वहां पर कहने का प्रयास करेंगे कि उत्तर रामचरितम का अंगी रस करुण नहीं है। लेकिन एक सामान्य समीक्षा की दृष्टि से कई लोगों ने उत्तर रामचरितम के अंगी रस को करुण माना है। तो इस प्रकार उदाहरण क्या हुआ, इस प्रकार यह चर्चा जब हमने लाई तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लक्षण दिया गया श्रृंगार और वीर ही करुण रस हो, उसका विरोध हो गया। इसी प्रकार उरुभंगम का नायक है दुर्योधन, और दुर्योधन की अंत में मृत्यु होती है। उरुभंगम विशुद्ध रूप से करुण रस प्रधान नाटक है। अस्तु, तो यहां पर हम दो नाटक पा रहे हैं जिन दोनों नाटकों का अंगी रस भिन्न है। लेकिन अंगी रस क्या होता है? प्रधान रस होता है। किसी भी नाटक की कथानक को अवसान तक ले जाने वाला, और अवसान में उपसंहार में जिस मूल रस की स्थापना होती है वह जो है वह उस काव्य का सामान्यतया अंगी रस माना जाता है। लेकिन कोई भी एक रस किसी भी काव्य की समग्रता का द्योतक नहीं होता। उस रस को पुष्ट करने के लिए अन्य सहयोगी रस भी होते हैं, जिसे अंग रस कहते हैं, जिसे अंग कहते हैं। तदनुसार
हम आप सभी जानते हैं कि 9 रसों की अवधारणा है। यदि एक रस श्रृंगार को हम अंगी रस मान लें तो अन्य जो भी रस बचे हुए हैं, चाहे वो वीर हो, शांत हो, करुण हो, हास्य हो, अद्भुत हो, भयानक हो, रौद्र हो, ये सारे के सारे रस जो हैं उनके सहायक रस बन जाते हैं। केवल अगर अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में हम चर्चा करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस श्रृंगार है, लेकिन उस श्रृंगार के साथ साथ हम आप सभी पाते हैं जब मछली के पेट से अंगूठी मिलती है तो वहां अद्भुत रस होता है। जब शकुंतला की विदाई होती है चौथे अंक में और छठे अंक में दुष्यंत का विलाप है तो वहां करुण रस है। जब मारीच ऋषि के आश्रम का वर्णन उत्पन्न होता है तो वहां शांत रस है। उससे पूर्व जब विदूषक की उपस्थिति होती है तो वहां पर हास्य रस है। या जब कभी कोई अचानक पता चलता है कि विदूषक को किसी ने पकड़ लिया है और परेशान कर रहा है छठे अंक में, तो वहां पर दुष्यंत के द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार है वह रौद्र रस है। अस्तु, ये तो उदाहरण मात्र है, लेकिन कोई भी काव्य हो इंक्लूडिंग नाटक, ये सारे के सारे रसों का एक सम्मिश्रण होता है जिसमें एक रस प्रधान होता है, अन्य सारे रस गौण नहीं बल्कि सहायक होते हैं। गौण कहने से रसों की जो प्रमुखता है वो उपेक्षित हो जाती है, हम इसे ये कहते हैं ये सहायक रस है। ठीक उसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारे सामने जो अंगी रस है, जो प्रमुख रस है, वह होता है लवण यानी नमक, नमकीन। उस नमकीन की पुष्टि के लिए, उस लवणत्व की पुष्टि के लिए हम खटाई लेते हैं, हम मिर्च खाते हैं, अचार खाते हैं, या साथ में अंत में हम मिठाई खाते हैं। तो आदि ऐसे कई सारे रस एक साथ चलते हैं, तब जाकर के उस लवणत्व की सत्ता स्थापित होता है और भोजन सुस्वादु कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी काव्य में एक रस जो प्रधान रस है, उस प्रधान रस की स्थापना के लिए अन्य सहायक रस होने आवश्यक हैं, तभी जाकर के वह काव्य एक प्रसिद्ध काव्य, वह नाटक एक प्रसिद्ध नाटक बन पाता है। मित्रों, जब इनका विभाजन है, नाटकों का विभाजन, हम आप महाकाव्य में, गद्य काव्य आदि में चैप्टरों का विभाजन जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में जिसे चैप्टराइजेशन कहते हैं, तो उसी प्रकार यदि हम नाटकीय दृष्टि में चैप्टराइजेशन को समझें तो वह क्या होगा। महाकाव्य में आप पाते हैं सर्गों में विभाजन होता है। इसी प्रकार उपन्यासों में निश्वास में, उच्छ्वास में, चाहे हम गद्य काव्य कह लें तो गद्य काव्यों में उच्छ्वास में, निश्वास में विभाजन होता है। नाटकों का विभाजन अंकों में होता है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रथम अंक जहां दुष्यंत शकुंतला को पहली बार देखता है, द्वितीय अंक जहां पर दुष्यंत और विदूषक के माध्यम में जो संवाद है, उन दोनों के मध्य जो संवाद है, उस संवाद से ज्ञात होता है विदूषक को कि दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त है। तृतीय अंक में एक संबंध स्थापित होता है दुष्यंत और शकुंतला के मध्य, यानी प्रेम का जो अति है, प्रेम का पूर्ण समर्पण है, वह हम तृतीय अंक में देखते हैं। और गांधर्व विवाह तृतीय अंक में ही हमें प्राप्त होता है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई है हस्तिनापुर के लिए, पति गृह के लिए। पांचवां अंक जहां पर कि शकुंतला का परित्याग है, दुष्यंत मना कर देता है कि शकुंतला उसकी पत्नी है। छठा अंक जहां पर कि मछुआरे आदि के वृत्तांत से अंगूठी के मिलने की घटना की जानकारी मिलती है, दुष्यंत की स्मृति वापस आती है। तदनुसार कृत्रिम ही सही, लेकिन शकुंतला के लिए दुष्यंत का हम विलाप पाते हैं। उसी अंक में दुष्यंत स्वर्ग में जाता है इंद्र से मिलने, और 7वें अंक में लौटते हुए दुष्यंत और शकुंतला के दृश्य हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 अंकों में विभाजन है। नाटकीय संदर्भ में यह लक्षण है कि 5 से 10 अंकों में इसका विभाजन होना चाहिए। लेकिन 10 अंक से जब नाटक बड़ा होता है, हम उसे महानाटक की संज्ञा दे देते हैं, और तदनुसार बाल रामायण और एक और है हनुमान नाटक, इन दोनों नाटकों को महानाटक की संज्ञा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा अंक प्राप्त होता है।
इसके साथ साथ जो प्लॉट है, कथानक है या इतिवृत्त है नाटक का, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के लिए कुछ जो टेक्निकलिटी की परिकल्पना की गई है, कुछ प्रविधिगत परिकल्पना प्राप्त होती है और तदनुसार अर्थ प्रकृति, अवस्था और संधियों की चर्चा आती है। दूसरे शब्दों में नाटक में माना जाता है कि 5 अर्थ प्रकृतियां हो, 5 अवस्थाएं हों और 5 संधियां हो। मित्रों, यहां अर्थ प्रकृति और अवस्था को समझना आवश्यक है। अर्थ प्रकृति से तात्पर्य है जो नाटक में जो कथानक की स्थिति है, उस कथानक की स्थिति की दृष्टि से अर्थ प्रकृतियों का निर्धारण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जो प्लॉट्स हैं इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग चरणों में जो कथानक का विकास है, उस विकास की दृष्टि से नाटकीय संदर्भ में 5 अर्थ प्रकृतियों की परिकल्पना की गई है, जिसकी चर्चा भी जस्ट अभी आपके सामने करेंगे। दूसरा है अवस्था। अवस्था है नायक की दृष्टि से इसका विकास होता है। यह भी 5 अवस्थाएं हैं, यानी नायक की परिधि में नायक किस रूप में या नायक अपने फल की प्राप्ति में किस किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तदनुसार इन अवस्थाओं का निर्धारण होता है। और इन अर्थ प्रकृतियों और अवस्थाओं का आवश्यक रूप में संयोग होता है। यह संयोग जो है दोनों का, यानी अर्थ प्रकृतियों और अवस्थाओं का संयोग ही संधि कहलाती है। तदनुसार 5 प्रकार की संधियों की भी परिकल्पना की गई है नाट्य काव्यों में, नाटकों में। इसके साथ ही जो नाटक की रचना है, जो नाटक का जो विकास है, नाटक का जो विस्तार है, इसके लिए बड़ी सुंदर एक परिकल्पना की गई है कि यह गोपुच्छाग्रवत होनी चाहिए। अब यह क्या मतलब हुआ, गोपुच्छाग्रवत? तो इसको समझें कि कहते हैं कि गाय के पूंछ की तरह। अगर गाय के पूंछ को आप देखें तो दोनों तरफ क्रमशः वो क्षीण यानी पतली होती है और बीच में थोड़ा सा मोटा। अर्थात नाटक भी क्या होता है कि कम से शुरू होते हुए विस्तार को प्राप्त होते हुए फिर अपने परिणाम की ओर जाते हैं, तो क्रमशः सूक्ष्म से प्रारंभ होकर स्थूल होते हुए पुनः सूक्ष्म की तरह इस नाटकीय कथानक का विस्तार होता है। इसीलिए एक विशेष रूप से इसकी अभिव्यक्ति दी गई और उस अभिव्यक्ति को कहा गया गोपुच्छाग्रवत। मित्रों, इनके कथानकों की भी समीक्षा होनी चाहिए। यह कथानक की जो समीक्षा है यह आवश्यक है। तदनुसार हम आप पाते हैं कि यदि कथानक का विश्लेषण करें तो इनको 3 आधार पर बांटा जा सकता है। एक महत्व के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर और तीसरा अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, तो महत्वों के आधार पर यदि हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है आधिकारिक और एक है प्रासंगिक। महत्वों के आधार पर यदि हम विस्तार से कथानक को देखें, एक आधिकारिक होती है जिसे प्रमुख कथा कहते हैं, अर्थात प्रारंभ से लेकर के अंत तक यह कथा चलती है, और दूसरा है प्रासंगिक। तो प्रासंगिक कथा को ध्यान में रखते हुए यह प्रासंगिक कथा जो है, ये आधिकारिक कथाओं के मध्य में आने वाली जो कुछ कथाएं होती है उनको हम प्रासंगिक कथा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आप जानें कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पूरे कथानक को देखा जाना चाहिए इस संदर्भ में कि यह दुष्यंत और शकुंतला के मिलन से प्रारंभ होकर के दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन तक यह कथा चलती है। तदनुसार यह आधिकारिक चलती है। और उसी बीच में, उसी मध्य में यदि विश्वामित्र की कथा आ जाती है, विश्वामित्र और मेनका के प्रेम और उस प्रेम से उत्पन्न शकुंतला की कथा आती है, तो वह प्रासंगिक कथा कहलाती है। और यह प्रासंगिक कथा 2 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा, जिसका उल्लेख, जिसका विवेचन हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम कुछ विराम लेते हैं और पुनः मिलते हैं।
मित्रों, हम लोग आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं की व्याख्या विश्लेषण समझ रहे थे और हमने तदनुसार प्रासंगिक कथा के दो भेद उपस्थित किए थे। हमने नहीं बल्कि लक्षण ग्रंथों में प्रासंगिक कथा दो माने जाते हैं, एक को पताका कहते हैं और एक को प्रकरी कहते हैं। पताका एक ऐसी प्रासंगिक चीजें होती है जो बहुत दूर तक जाती है। जैसे अगर हम रामायण पर दृष्टिपात करें तो रामायण में जो सुग्रीव वृत्तांत है, हम इसको पताका कहते हैं, काफी दूर तक। यद्यपि सुग्रीव वृत्तांत मूल कथानक यानी आधिकारिक कथा के अंतर्गत नहीं है, बल्कि उसी आधिकारिक कथा को और सबल बनाने के लिए और प्रबल बनाने के लिए प्रासंगिक कथाओं का उल्लेख किया जाता है और उन्हीं प्रासंगिक कथाओं में सुग्रीव आदि की कथा आती है और यह कथा लंबी चलती है। लेकिन इसी आधिकारिक कथा के अंतर्गत शबरी वृत्तांत हमारे सामने है तो वह छोटा सा वृत्तांत है, या इसी तरह अगर आप देखें जटायु वृत्तांत है तो यह छोटा सा वृत्तांत है। तो ऐसे लघु लघु वृत्तांत जो आवश्यक रूप से आधिकारिक कथा को पुष्ट करता हो, वह प्रकरी नामक जो कथा है वह कहलाती है। और तदनुसार किसी भी नाटक में एक आधिकारिक, एक प्रासंगिक और प्रासंगिक के दो भेद पताका और प्रकरी ये देखे जाते हैं, ये पाए जाते हैं। ये महत्व के आधार पर हमने इसकी चर्चा की। एक है स्रोत के आधार पर कथानक। प्रारंभ में हमने जब नाटक के विषय में चर्चा की थी, लक्षण बताया था, तो लक्षण में हमने कहा था कि इसे इतिहास, पुराण आदि पर आधारित होना चाहिए। मित्रों, यहां पर भी अगर हम स्रोत के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के कथानक प्राप्त होते हैं। एक है जिसे हम कह सकते हैं कवि कल्पित, एक कहते हैं प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा मिश्र। हमने अभी कवि कल्पित शब्द प्रयोग किया था, हम जिसे उत्पाद्य के क्रम में रखेंगे। लेकिन जो पहला स्रोत के आधार पर जो पहले प्रकार का कथानक है उसे प्रख्यात कहा जाता है। प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध कथा, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि की जो कथाएं हैं बड़ी प्रसिद्ध कथा होती है और उन्हीं में से किसी एक अंश को ग्रहण कर लिया और तदनुसार उस अंश के आधार पर पूरे नाटक का विस्तार होता है और वह प्रख्यात कथा पर आधारित, प्रख्यात स्रोत पर आधारित वह नाटक होता है। दूसरा है उत्पाद्य। यह उत्पाद्य कवि कल्पित होता है। कवि अपनी कल्पना से चरित्र का निर्माण करता है, सामाजिक संदेश देता है, समाज में घटी घटनाओं का समावेश करता है और तदनुसार यदि हम चर्चा करें तो मृच्छकटिकम यह उत्पाद्य है, कवि कल्पित है, इसका स्रोत नहीं है। इसी प्रकार भास विरचित जो चारुदत्त है और अविमारक है, यह उत्पाद्य है। या आज जो जिस प्रकार की कथाएं लिखी जाती है, जो प्रगतिवादी नाटक लिखे जाते हैं जिसमें सामाजिक संदेश होता है, तो आधुनिक संदर्भ में ऐसे नाटकों को हम उत्पाद्य कहते हैं। और तदनुसार महाकवि, आधुनिक कवि राधा वल्लभ त्रिपाठी विरचित जो तंडुल प्रस्थीयम नाटक है, हम उसे उत्पाद्य की श्रेणी में रखेंगे। फिर है मिश्र। मिश्र सविशेष नाटक का अंश नहीं होता, यह मृग में इसे देखा जाता है। यह मृग का जो कथानक है वो स्रोत के आधार पर यदि उसका विश्लेषण करें तो उसमें मिश्र प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो कवि कल्पित भी हो सकता है या वह प्रख्यात भी हो सकता है। तीसरा प्रकार जो है कथानक का, या तीसरा जो आधार है कथानक का, हम उसे कहते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति जिसका कि साक्षात संबंध नाटक के इंटरनल डेवलपमेंट से है, जो नाटकस्थ, जो नाटक के मध्य जो घटनाएं बढ़ रही है, कैसे घटनाओं को रखा जाना चाहिए, कैसे उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये जो है दो प्रकार से है अभिव्यक्ति होती है। एक को कहते हैं सूच्य और दूसरे को कहते हैं दृश्य। अब जरा सोचें, जो सूच्य है, सूच्य यानी सूचना के योग्य, नाटक का संविधान कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें स्पष्ट आवश्यक रूप से निर्देश है कि अमुक अमुक कार्य मंच पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। आग की घटना नहीं दिखा सकते, या कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, जिस कहानी को आप कह सकते हैं कि 2-3 जन्मों की कथा को आप एक अंक में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कुछ होते हैं उसको हम सूच्य कहते हैं, जो वर्जित होते हैं मंच पर, हम जिनको केवल सूचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण ले लें, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा का शाप सूच्य की श्रेणी में है।
क्यों? क्योंकि दुर्वासा मंच पर नहीं है, हमें वो नेपथ्य से उस घटना की जानकारी मिलती है। यह इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब कण्व ऋषि सोम तीर्थ से आते हैं और अपने यज्ञ भूमि में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनको आकाशवाणी होती है और तदनुसार उनको ज्ञात होता है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो गया। तो इस प्रकार का जो ये निर्देश है नाटक में, वह सूच्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और हम अभी उसको भी जानेंगे कि ये सूच्य भी 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले दृश्य को देखते हैं। वे आवश्यक तत्व, कथानक के वे आवश्यक अंग और अंश जिसे नाटक में मंच पर सामाजिक के समक्ष निर्भीक भाव से प्रस्तुत किया जाता है, हम उसे दृश्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे जो है दृश्य है, जैसे शकुंतला की विदाई हो रही है, जैसे शिकार करता हुआ दुष्यंत का आश्रम में प्रवेश है और आश्रम में सखियों से मिलना है, या इस तरह की जो घटनाएं होती है, या मछुआरे के हाथ में अंगूठी और मछुआ के पेट से जो अंगूठी निकली हुई है और जो वहाँ के उस समय के जो प्रहरी लोग हैं, सुरक्षाकर्मी लोग हैं, उनके द्वारा देखा जाना, ये सारे के सारे दृश्य हैं। और दृश्य जो है, नाटकीयता उसी में आरूढ़ होती है। जो समस्त प्रयोग विज्ञान है, जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कह रखा है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, उस प्रयोग विज्ञान का आधार ही दृश्य है। उसी दृश्य में कवि और जो मंचन की दृष्टि से जो नाटककार होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वे वहीं उसी दृश्य की श्रेणी में अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः कह सकते हैं कि दृश्य ही नाट्य का, नाटक का प्राण तत्व होता है, अगर कथानक की दृष्टि से देखें। क्योंकि दृश्य अगर मजबूत ना हो, दृश्य अगर कमजोर होता है, तो वह नाटक में हीनता को उत्पन्न करता है। तो मित्रों, हमने कथानक के आधार पर ये 3 प्रकार के कथानक को हमने जाना, और ये तीनों प्रकार के कथानक को मैं एक बार फिर से पुनरावृत्ति आपके सामने ले आऊं। पहले प्रकार के हमने चर्चा की महत्व के आधार पर, जिसके अंतर्गत हमने आधिकारिक और प्रासंगिक की चर्चा की। प्रासंगिक के 2 भेद बतलाए, पताका और प्रकृति। दूसरा प्रकार हमने बताया स्रोत के आधार पर, और तदनुसार हमने इसके 3 भेद किए, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और तीसरा जो आधार बताया कथानक का, वह बताया महत्व के आधार पर। और महत्व के आधार पर इन कथानकों को हमने 2 भागों में बांटा, सूच्य और दृश्य, और तदनुसार इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। हमने यह निर्देश दिया था, हमने आपसे कहा था कि हम सूच्य के 5 प्रकार करेंगे और उन 5 प्रकारों को भी जानने की कोशिश करेंगे, और तदनुसार उस सूच्य को हम यहाँ जानते हैं कि वो सूच्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मित्रों, पहला है विष्कंभक, दूसरा है प्रवेशक, तीसरा है चूलिका, चौथा है अंकास्य और 5वां है अंकावतार। ठीक है, ये 5 नाम हो सकता है हमारे लिए श्रवण के लिए ये कठिनाई उत्पन्न कर रहा हो, लेकिन हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। विष्कंभक, यह कठिन शब्दावली नहीं है, क्योंकि नाटक पढ़ने और पढ़ाने वाले इससे भली भांति अवगत होते हैं। इसी प्रकार प्रवेशक है, इससे भी अवगत होते हैं। हाँ, हमारे लिए, आपके लिए 3 जो बाद की शब्दावली है वो कठिन हो सकती है, वो है चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। तो हम उसको भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि विष्कंभक क्या होता है। मित्रों, हम उदाहरण लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का। 4th अंक के प्रारंभ में शकुंतला की विदाई से पूर्व और दुष्यंत के हस्तिनापुर गमन के अनंतर अनसुया और प्रियंवदा के मध्य एक संवाद प्राप्त करते हैं हम, और उसी संवाद से हमें ज्ञात होता है कि दुर्वासा का शाप हुआ है और शकुंतला को दुर्वासा ने शाप दिया है। हमने पहले अभी सूचना दी थी कि मंच पर दुर्वासा उपस्थित नहीं है। इन दोनों की बातों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि दुष्यंत चला गया है, शकुंतला गर्भवती है, उदास है, दुर्वासा का शाप हो गया है, और उसी क्रम में यह भी हम जान पाते हैं प्रियंवदा के मुख से कि आज ही शकुंतला को भेजा जाना है, विदाई शकुंतला की होनी है। और उससे पूर्व यह भी जानते हैं कि सोम तीर्थ से कण्व ऋषि आ गए। अन्य भी कई सूचनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख सूचनाएं केवल और केवल अनसुया और प्रियंवदा के माध्यम से हम पाते हैं। अर्थात एक पूरे काल को, समय खंड को दुष्यंत और अनसुया और प्रियंवदा के संवाद में निहित कर दिया गया। अर्थात कई सारी, जो भी हमने भेद किया था सूच्य, तो यह सूच्य जो है इन दोनों के संवाद के मध्य से हम प्राप्त करते हैं।
लेकिन इस प्रकार की का जो प्रयोग है उसे क्या कहेंगे? यही कहलाता है विष्कंभक। और यह विष्कंभक दो प्रकार के होते हैं, एक है शुद्ध विष्कंभक और एक है मिश्र विष्कंभक। देखिए, शुद्ध और मिश्र में अंतर केवल यही है कि हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध है वो दोनों लोग संस्कृत में बात करते हैं, या कह सकते हैं उच्च श्रेणी के पात्र हो सकते हैं, और जो मिश्र हैं उसमें कम से कम एक जो है वो निम्न श्रेणी अर्थात प्राकृत में संभाषण करने वाला हो। तदनुसार हम इन दोनों प्रकार से केवल भाषागत, केवल संवादगत, जो संवादों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है उसके आधार पर यह विष्कंभक में हम दो प्रकार के भेद पाते हैं, शुद्ध और मिश्र। यदि विक्रमोर्वशीयम के तृतीय अंक की ओर दृष्टिपात करें तो तृतीय अंक में गालव और पेलव के मध्य जो संवाद है उसे शुद्ध विष्कंभक की श्रेणी में हम रखते हैं, क्योंकि उन दोनों के मध्य में विशुद्ध संस्कृत में संभाषण होता है, जबकि अनसुया और प्रियंवदा में संस्कृत में संवाद नहीं होता। लेकिन यह मध्यम श्रेणी की पात्र है। दूसरा है प्रवेशक। प्रवेशक में क्या होता है कि इसमें यह है तो विष्कंभक के समान ही, और जिस प्रकार विष्कंभक में भूत और भावी घटनाओं की ओर संकेत मिलता है, जैसे हमने कहा दुर्वासा का शाप होना भूत है और शकुंतला की विदाई की सूचना भावी है, तो अनसुया और प्रियंवदा के माध्यम से हमने भूत और भावी घटनाओं की सूचना प्राप्त की। प्रवेशक में भी यही होता है कि भूत और भावी घटनाओं की ओर संकेत होता है, उसकी सूचना होती है, किंतु इसमें जो चरित्र होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं और प्राकृत में संभाषण करते हैं। यह संस्कृत की दृष्टि से बारंबार हम प्राकृत की बात करते हैं। यदि आम भाषा में इसे समझें तो ये कहें कि ऐसी कोटि के पात्र होते हैं जो अपनी लोक भाषा में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। और ये दो सदैव जो विष्कंभक हो या प्रवेशक हो, ये दो अंकों के मध्य रखा जाता है। इसके बाद है चूलिका। चूलिका से मतलब है यहां पर कि पर्दे के पीछे बैठे हुए पात्रों के द्वारा घटना विशेष की सूचना दिया जाना। हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की ओर चले। दुष्यंत और शकुंतला, साथ ही शकुंतला की सखियां, ये चारों लोग परस्पर बैठ करके लोक लुभावनी सुंदर सुंदर मनोरंजक बातें कर रहे हैं। प्रेम की ओर उन्मुख जो बातें होती है उन बातों में लीन है, खोए हुए हैं सारे। अचानक पीछे से सूचना मिलती है कि अरे ओ आश्रम के वासियों, अपने अपने प्राणियों की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाओ, क्योंकि मृगया विहारी राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। एक चीज और स्पष्ट कर लें कि दुष्यंत जब इन सखियों के साथ बात कर रहा होता है उस समय दुष्यंत की आइडेंटिटी जो है वो हिडन है, अर्थात दुष्यंत ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। तो इस प्रकार से यह सूचना कि मृगया विहारी दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर चुका है पर्दे के पीछे से ये पात्रों के माध्यम से दी जाती है। तो इस दृष्टि से हम इसे चूलिका कहते हैं। तो सूच्य का तीसरा भेद चूलिका। चौथा है अंकमुख, अंकास्य। इस अंकास्य का ही एक और नाम है अंकमुख, या अंकमुख का ही दूसरा नाम है अंकास्य। इस रूप में देख लें कि किसी भी अंक की समाप्ति के समय उस अंक में जो प्रयुक्त पात्र हैं उन प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी विच्छिन्न कथानक की सूचना दिया जाना। आप पुनः हम सेकेंड एक्ट अभिज्ञान शाकुंतलम को लाएंगे। दुष्यंत और विदूषक आपस में बात कर रहे हैं। दुष्यंत अपने मन की जो वो एक कोमल भावना है वो विदूषक से शेयर कर रहा है कि वो किस प्रकार शकुंतला के ऊपर आसक्त है, और दुष्यंत जो है उनकी भावों को भाव नहीं देता, मतलब वो अपनी जो कह सकते हैं छेड़खानी में ही रहता है हमेशा। दुष्यंत राजा को परेशान किया रहता है, पीड़ित किया रहता है। अस्तु, और उसी समय जो सेनापति है वहां मंच पर उपस्थित होकर के, जो कि सेनापति उसका पात्र है, चरित्र है, ये आकर के सूचना देता है कि ऐसे ऐसे कि दुष्यंत की माता ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया है जिसमें कि दुष्यंत का जाना आवश्यक है। और इस प्रकार इस सूचना के माध्यम से दुष्यंत का जो द्वंद्व है वो उभरता है, और तदनुसार दुष्यंत कहता है विदूषक को कि भाई मेरे बदले में तुम ही चले जाओ, तुम ही तो माता के पुत्र के समान हो। अस्तु, तो ये जो एक
नाटक में जो प्रयुक्त पात्र है वो प्रयुक्त पात्र मंच पे आकर के सूचना देता है, और कथानक चूंकि समाप्त हो रहा है द्वितीय अंक, उस क्षण ये सूचना है, बल्कि यूं कहें इसी सूचना के बाद वह अंक खत्म होता है, तो इसलिए उसे अंकास्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और चौथा है अंकावतार। अंकावतार से तात्पर्य क्या है कि जब किसी अंक के अंत में मंच पर उपस्थित पात्र आगामी अंक की घटना की सूचना दे तो वह अंकावतार कहता है। इसमें पूर्व अंक की जो कथा वस्तु है उसमें बिना रोक टोक के दूसरे अंक में भी वो कथानक उसी प्रकार चलती रहेगी। यूं तो आप अगर पाए अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंकों को देखें तो क्रमशः जो कथाएं हैं वह हर अंक के अनुसार बदलती रहती है, और एक अंक का संबंध लगातार दूसरे अंक से नहीं होता। लेकिन अंकावतार वह सूचना है, अंकावतार सूच्य नामक विधा का वह रूप है जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ एक्ट्स, अर्थात चाहे द्वितीय अंक हो और तृतीय अंक हो तो दोनों की कथाओं में समानता परिलक्षित होगी, वहीं से वो कहानी चलेगी आगे। तो इस प्रकार का जो प्रयोग है यह अंकावतार कहलाता है। तो मित्रों, ये जो हमने महत्व के आधार पर दो प्रकार के भेद किए थे उनमें से सूच्य नामक भेद है, जिस सूच्य नामक भेद के 5 भेद और हुए, और उसी में हमने विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार को समझा। अब हम जाते हैं उस विषय की ओर जहां पर कि हमने अर्थ प्रकृति, अवस्था, अर्थोपक्षेपक आदि विषयों की चर्चा की थी। ये जो अभी हमने सूच्य 5 प्रकार का कहा, इसी को अर्थोपक्षेपक कहा गया है। इसी को अर्थोपक्षेपक नाम दिया गया है। जो सूच्य नामक जो भेद है उसमें विष्कंभक है, प्रवेशक है, अंकास्य है और अंकावतार है। अब हम 5 अर्थ प्रकृतियों को जानते हैं कि ये अर्थ प्रकृतियां क्या हैं। पहले इसकी हम गणना कर लें कि कौन कौन से हैं। सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि 5 हैं। ये है बीज, बिंदु, पताका और पताका, प्रकरी और कार्य। अगर ध्यान दें तो किसी न किसी रूप में हम लोगों ने पताका और प्रकरी को समझ रखा है और उसे हमने प्रासंगिक जो कथानक है उसके अंतर्गत रखा था। अब देखते हैं बीज क्या है और बिंदु क्या है। मित्रों, बीज वह तत्व है जो रूपक के आरंभ में अल्प रूप में निर्दिष्ट होता है। अगर अपनी तरह से समझें तो बीज क्या होता है? लघु होता है, लेकिन क्रमशः वही क्या है? विस्तार को प्राप्त होता जाता है, वृक्ष का स्वरूप ग्रहण करता है। तो यहां पर भी अर्थोपक्षेपक क्या है? जैसा हमने कहा था कि कथा के विस्तार की दृष्टि से अर्थोपक्षेपक होता है, तो यह बीज तत्व है। और बीज तत्व जो है इसमें अल्प दृष्टि से कम रूप में, अल्प रूप में यह निर्दिष्ट होता है और रूपक के फल का कारण होता है। बीज भी क्या होता है? हमारे जो मूल फल है उस फल का कारण होता है। नाटक में भी इसी प्रकार बीज है और वह अनेक रूपों में फैलता है। किसी अन्य कथा से विच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोड़ने में, अब ये जो है, देखिए, बीज को सरल भाषा में समझा कि यही फल का कारण होता है और यह प्रारंभ में अल्प रूप में निर्दिष्ट होता है और धीरे 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 ये अपनी शाखाओं को बढ़ाता चलाता जाता है। तो यह बीज है। बिंदु क्या है? तो बिंदु को समझें कि किसी अन्य कथा से विच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, जो कारण प्रस्तुत किया जाता है, वह बिंदु कहलाता है। अब क्या होता है कि आप नाटक देख रहे हैं, मूल विषय कुछ और है, लेकिन अचानक कोई प्रासंगिक कहानी आ जाती है तो उस प्रासंगिक कहानी में हम खो जाते हैं और मूल कथा जो है हमारी छूट जाती है। तो पुनः मूल कथा को जिस कारण से एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वह बिंदु नामक दूसरी अर्थ प्रकृति कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है पताका और प्रकरी। जैसा कि पताका और प्रकरी का निर्देश दिया कि यह प्रासंगिक वृत्त है। पताका थोड़ा सा विशद भाव, एक विस्तार ज्यादा होता है पताका का, और प्रकरी जो है वो लघु प्रसंग होता है। और चौथा है, 5वां है कार्य। कार्य उस साध्य को कहते हैं जिसे पाने के लिए सभी प्रकार के उपाय प्रारंभ किए जाते हैं। अर्थात अगर शकुंतला की प्राप्ति करनी है दुष्यंत को, तो उस शकुंतला की प्राप्ति के लिए विविध उपाय किया जाना,
जैसे अभी मैंने आपको सूचना दी थी, दूसरे अंक में विदूषक को दुष्यंत यह कहता है कि तुम भी तो माता के पुत्र के समान हो, इसलिए तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि दुष्यंत वह जगह छोड़ करके नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह आसक्त हो चुका है शकुंतला में, और अगर उस जगह को छोड़ करके चला जाएगा तो फिर शकुंतला की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार का यह एक उपाय है। तो यहां पर हम यही देखते हैं कि फल प्राप्ति के लिए नायक के द्वारा जो किए जाने वाले उपाय हैं, उन उपायों को कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आता है 5 अवस्थाएं। हमने प्रारंभ में कहा था कि अर्थोपक्षेपक और अवस्थाएं मिलकर के संधि का निर्माण करती हैं। यहां पर हमने अर्थोपक्षेपक समझा, अब हम समझ रहे हैं, हमने अर्थ प्रकृतियां समझी, अर्थ प्रकृतियां और अवस्थाएं मिलकर के संधि का निर्माण करती हैं। अब हम अवस्था समझते हैं, और ये अवस्था भी 5 हैं, और 5 अवस्थाएं इस प्रकार है: आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। जो बहुत वृहद, जो विशाल फल है, उस फल की प्राप्ति के लिए पात्र की जो उत्सुकता है वह आरंभ है। अगर हम मुद्रा राक्षसम के उस डायलॉग की ओर जाएं जहां पर चाणक्य कहता है प्रारंभ में ही कि कएष मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति, तो हम इसे आरंभ कह सकते हैं, क्योंकि यही उस विशाल योजना की सूचना है जहां पर कि वो राक्षस को महामात्य और चाणक्य की सत्ता को निष्कंटक शत्रुविहीन बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये आरंभ हमने देखा। फिर है यत्न। यत्न कहते हैं जब वह फल प्राप्त ना हो तब उसे पाने के लिए जो तेजी से, शीघ्रता से योजना सहित कार्य किए जाते हैं, उसे यत्न कहते हैं, या उसे प्रयत्न कह लें। प्राप्त्याशा, जहां उपाय के प्रयोग और विघ्न बाधा की आशंका के कारण फल प्राप्ति के विषय में मन स्थिर ना हो, अर्थात अन्य विकल्प बने हुए हों कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, इस प्रकार के जो एक विभिन्न जो रूप उत्पन्न होते हैं, स्थिरता जो नहीं प्राप्त होती है, उस स्थल विशेष को प्राप्त्याशा कहते हैं। पुनः अवस्था में विघ्न के अभाव के कारण, अर्थात ग्रेजुअली जब बात आगे बढ़ती चली जाती है, देखिए 6ठे अंक में दुष्यंत को अंगूठी मिल जाती है, तो एक संकेत मिलता है कि अंगूठी मिल गई है तो शकुंतला की प्राप्ति होगी। तो विघ्न बाधा आदि की आशंका से दूर जब फल प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो उसे नियताप्ति कहा जाता है। और अंतिम जो अवस्था है वह है फलागम। फलागम नामक अवस्था में समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है। 7वें अंक में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है। इससे पूर्व जो अभी हमने नियताप्ति की बात कही, अर्थात फल प्राप्ति की निश्चितता हो जाना, दुष्यंत की अंगूठी मिलती है। पुनः हम जाते हैं, देखते हैं कि सर्वदमन से भेंट होता है, ताबीज हाथ में लेता है तो ज्ञात हो जाता है कि यही सर्वदमन का पिता है, अर्थात सर्वदमन के पिता की भी स्थापना हो जाती है। अब केवल बात बची रह गई है दुष्यंत और शकुंतला का आमने सामने होना, और दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को और शकुंतला के द्वारा दुष्यंत को स्वीकार किया जाना, परस्पर स्वीकार किया जाना। तो इस प्रकार यह फलागम है। और 7वें अंक में जाकर के हम कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का फलागम हम प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने 3 विशिष्ट तत्वों को आज समझा। एक है अर्थोपक्षेपक, जिसको कि सूच्य की श्रेणी के अंतर्गत हमने विश्लेषण में लाया। दूसरी अर्थ प्रकृति थी, जो 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां थी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। इसी प्रकार 5 अवस्थाएं आई जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाती है, जिसका कि संबंध नायक से होता है और नायक के विभिन्न मनस्थितियों, विभिन्न प्रयास, विभिन्न प्रकार की चेष्टा की ओर संकेत करता है। तो ये 5 अवस्थाएं देखी: आरंभ, यत्न, प्राप्त्यावस्था, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसके बाद समयाभाव के कारण कुछ तत्व हमारे सामने बचे रह जाते हैं। चूंकि संस्कृत ड्रामा के ऊपर जो ये परिचर्चा है वो आगे बढ़ती रहेगी, और तदनुसार अपने जो आज के जो अवशिष्ट अंश हैं उनकी व्याख्या हम अगले अंश में पुनः करेंगे। मित्रों, यद्यपि इसे समझना थोड़ा सा कठिनाई का विषय होता है, लेकिन इसकी समझ भी अनिवार्य है, इसलिए कि इसको जाने बिना फिर जो नाटक की जो समग्रता है, जो कवि का श्रम है, कवि का जो प्रयास है, और जो आधुनिक समीक्षा और समालोचना है, उसको समझ पाना दुष्कर होता है, कठिन होता है। इसीलिए
कहीं ना कहीं नाटक के ये अनिवार्य तत्व हैं, इसलिए हमने टाइटल में भी रखा था एसेंशियल्स। तो मित्रों, आज हम अपनी इस परिचर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और पुनः इस श्रृंखला को आगे इसी प्रकार के ओज और तेज के साथ, जो कि नाटक में होना चाहिए, लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अपेक्षा और आशा है आपकी प्रतिक्रियाओं की। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिनके माध्यम से आज हमें संस्कृत नाटकों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।